नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संधि के विवादित प्रश्न। साथियों, जब भी हम कोई संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर कभी विसर्ग संधि व्यंजन संधि में टकराव हो जाता है, कभी दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि में टकराव हो जाता है, कभी संस्कृत और हिंदी की संधियाँ आपस में टकरा जाती हैं। तो कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से सही संधि हमारी नज़र से ओझल हो जाती है। हमें सोचना पड़ जाता है कि आखिर हम किस ऑप्शन का चयन करें। आज इसी समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और संधि में विवाद पैदा करते हैं, विवाद को जन्म देते हैं। तो चलिए, आपका अपना काव्यांग एजुकेशन का मंच और उस पर आप सभी का मैं मानव शर्मा हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे व्हाट्सएप करके हिंदी की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कुछ हमारी पुस्तकें भी आती हैं जो कि काव्यांग पब्लिकेशन से प्रकाशित हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी की शिक्षण विधियाँ, ये किताबें आप हमसे जो है ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसको ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपको जो है व्हाट्सएप करना होगा, तो घर बैठे आपको डाक से ये मिल जाएंगी। हिंदी व्याकरण पीएसआई और तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए है। सभी संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें मौजूद है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास इसमें मौजूद है और हिंदी शिक्षण की संपूर्ण विधियां इसमें मौजूद है। तीनों ही किताबें आप मंगवा सकते हैं। अब कुछ प्रश्नों की बात जो आपसे करनी थी, देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, संधि से तात्पर्य है दो शब्दों या दो पदों का मेल संधि होती है या एक वर्ण एक शब्द का मेल होता है। तो देखिए, दरअसल जैसे मान लो मैंने लिखा राम प्लस अवतार, मान लीजिए मैंने लिखा राम प्लस अवतार, तो यहाँ पे दो शब्द आकर तो मिल रहे हैं, लेकिन इन पर यहाँ पर ये ए और ये ए ये मिलके आ बनाएंगे और यहाँ पे बनता है रामावतार। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो शब्दों का मेल नहीं है। एग्जाम हॉल में हम डिस्टर्ब हो जाते, लेकिन हम इनको नहीं मिला रहे, हम तो इन दो को मिला रहे हैं जो प्लस के आगे पीछे है। पहला वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इनको हम आपस में मिला रहे हैं। तो ये दो वर्णों का मेल है, ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, दोनों वर्ण मिलते हैं तो जाके संधि को जन्म देते हैं। इसलिए आंसर यहां पर 3 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। योगी ईश योगेश, शटानन षडानन, न बूढ़ा न बोढ़ा और वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु। अगर इसमें हम बात करें तो मित्रों, सट आनन नब ऊढ़ा वर्षा ऋतु, कई बार आपको लगता है कि वर्षा ऋतु से वर्षा ऋतु बनेगा, लेकिन वर्षा ऋतु नहीं होता, वर्षा ऋतु होता है, क्योंकि अर में बदलेगा, आ और री मिलके अर में बदलेगा, तो वर्षा ऋतु सही है। नब प्लस ऊढ़ा में ऊ की मात्रा आप छोटी कर देते हैं जबकि बड़ी होती है, इसलिए ये भी सही है। शट आनन में षड नहीं लिखते, सट लिखते हैं, टे को डे में बदलते हैं, इसलिए ये भी सही है। लेकिन यहां पे आना चाहिए था योग प्लस ईश, योगी नहीं होता। अगर योगी ईश होता तो ई मिलके बड़ा ही बनता, योगीश बनता, लेकिन हमें योगेश दिया है। योग प्लस ईश गुण संधि है, इसलिए यहां पर 2 प्रश्न जो है उसमें एक आंसर हो जाएगा। ओके, गुण स्वर संधि। तीसरे पे चलते हैं। किस शब्द में संधि नहीं हुई है। अतएव, सज्जन, जलज और काजल। अब अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो किस शब्द में संधि नहीं हुई है। अगर यहां देखें तो देखिए, अतएव प्लस एव से अतएव, ये तो विषयक संधि हुई है। सत्यजन से सज्जन इसमें हुई है। जलज में बेसिकली जल और जय का मेल है। और काजल जो है ना, काजल, ये का उपसर्ग यहां पे लगा हुआ है। अब चूंकि जलह प्लस जय होता नहीं है, लेकिन जल में जो जन्मा है, तो यहां पर हमको ये दिक्कत आती है कि जलज और काजल, इसमें से किसका चयन करें। ये हमको यहाँ पे दिक्कत आती है मुख्य रूप से, क्योंकि दोनों ही हमको ऐसे लगते हैं कि जैसे कि
सही आंसर है, सही ऑप्शन है। लेकिन आपको हमेशा इस बात पे याद रखना है मित्रों कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए आप गौर से, जलज आपके सामने है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जलज हो सकता है तो ये आपको दिक्कत पैदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो जलज आपने लिखा है ना, ये भी आपको दिक्कत लग रही होगी। आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी संधि नहीं हुई है, लेकिन अगर हम सभी लोग गौर करें तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो काजल लिखा है, ये काजल शब्द जो है इसका चयन हम कर सकते हैं। और काजल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृत रूप है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन लेना पड़ेगा। हालांकि ये भी दिक्कत पैदा कर रहा है, लेकिन आप आंसर इसका चयन करें, किसका? काजल का, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग का अलग है। निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद बताइएगा। यहाँ पे दो बातों पे आप अटकेंगे, किस किस पर? एक जो है उसमें आपको लगेगा कि निर और लेप यूं लिख दें। अब देखो अगर यहां पर ये होता ना निर यूं, तब तो ये सही होता, इसलिए गलत है। अलेप हो नहीं सकता और लप भी नहीं हो सकता, निही प्लस लेप है, ये विसर्ग रे में बदला है। तो आंसर यहां आपको क्या रखना चाहिए था? 2। और ये बड़े विवादित प्रश्न हैं, इन पर हर बार दिक्कतें पैदा होती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 2 आंसर यहां पे आपको रखना था। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह बहुत बार पूछा जाता है कि निष्ठुर का सही संधि विच्छेद आखिर क्या होगा। देखिए, निष् प्लस ठुर कुछ लोग बताते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ठुर जहां भी आए ना ये गलत है, ठुर नहीं हो सकता, बल्कि स्थुर शब्द होता है। आपको पता है ई के बाद स्लेट आता है तो षटकोण बदलता है, जैसे अभिषेक वगैरह, सुषमा, विषम, ऐसे वी प्लस सम विषम, और ई के बाद थे आता है, ठे बदलता है, जैसे युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। तो ऐसे करके निष्ठुर बनता है, इसलिए आपको यहां पे आंसर में 3 रखना है, स्थुर का ध्यान रखना है, ठुर नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? गुरुपदेश, शब्दमूर्ति, उच्छृंखल और मिष्टान। अब यहां आप गौर करिए और आपसे पूछा कौन सा संधि शब्द यहां पर सही है। अब अगर आप संधि शब्दों की बात यहां पे करेंगे तो आपको यहां पे एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन, यहां पे ऊ बड़ा आता है, गुरु ऊ मिलके ऊ हो जाता, तो ये गुरु ऐसे बनता। आगे शब्दब्रश मूर्ति, इसमें क्षण मूर्ति आता क्योंकि 1 का 5 होता है, प्रथम अक्षर पश्चात पंचम वर्ण हो तो पहले को 5 में बदलते हैं। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ है, मिष्ट प्लस अन्न, मीठा अन्न। और एक बात और सुनिएगा, अगर उत प्लस श्रृंखल लिखा है तो इससे उच्छृंखल बन जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि कई बार आपको ये जो है ना, ये श्रेय है ना, ये तय को उद भी लिखा जा सकता है यूं। अगर ये इस तरह से कुछ है तो उच्छृंखल शब्द भी सही है, बेसिकली ये भी सही शब्द है। पर अगर कई बार ऑप्शन में आपको इसका उच्छृंखल ऐसे मिल जाएगा, कई बार ये उच्छृंखल सही नहीं मिलता। यहां पे मैंने चूंकि इसको सही लिखा हुआ रखा है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन यहां पे चयन करने होंगे आपको, यानी ये भी सही ऑप्शन है और ये भी सही ऑप्शन है। इसलिए ऐसे प्रश्न आपके सामने अगर आते हैं तो आप वहां पर बोनस के हकदार होते हैं, क्योंकि ये भी यहां पर कोई गलत नहीं है। ओके, चलिए, आरपीएससी 2011 में पूछा गया है। अगला देखिएगा, पवित्र शब्द का सही संधि विग्रह बताइएगा। कई किताबें आपको इस पवित्र के बारे में गलत बोलती दिखेगी, लेकिन आप याद रखिए पो प्लस इत्र है और यही पवित्र सही है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है और सही भी है।
अगर कहीं पर पू प्लस इत्र लिखा आता है और उससे पवित्र बना है तो वो गलत है, कोई अपवाद नहीं है, वो गलत है। तो पू प्लस इत्र नहीं माने आप, बल्कि पो प्लस इत्र माने। और ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, विद्यार्थियों के मन में विवाद रहता है इसका। जैसे निष्ठुर में विवाद रहता है ना, ऐसे पवित्र में भी आप लोगों के मन में टेंशन रहती है। तो आपको याद रखना है, पो प्लस इत्र होता है, पू प्लस इत्र नहीं होता। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 4 शब्द आए, उनको संधि रूपों के अनुसार सही सुमेलित करो। और सुमेलित की प्रक्रिया में आप देखिएगा कि जैसे खगेश, सहोदर, प्रेक्षक, इन सब में एक मात्रा लगी हुई है, तो ये गुण संधि के उदाहरण होने चाहिए, क्योंकि सब में एक मात्रा है, तो ये गुण संधि के उदाहरण होने चाहिए। आगे दिक् देवता, कै को गेम बदला है, तो ये व्यंजन के उदाहरण होने चाहिए। पयोदर, सरोकार और पुरोधा, पुरेधा, ये विसर्ग के उदाहरण होने चाहिए। और परमोदार्य, महोत्सुक और महेंद्र जालिक, ये महेंद्र में 2 मात्रा है और ये किसके, वृद्धि के उदाहरण होने चाहिए। 2 मात्रा क्यों आई, क्योंकि इक लगा है तो आई में बदलता है, ठीक है ना। इंद्रजालिक की जगह ऐन्द्रजालिक हो जाता है, ऐन्द्रजालिक। तो महा प्लस ऐन्द्रजालिक और मिलकर के महेंद्र जालिक बन जाता है। अब बात यह है, ऑप्शन बताइए। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 1 और चौथे वाले में ये जो डी है, डी में 1 आना चाहिए था। ऑप्शन देखिएगा, पहले में 2 है, हाँ, क्या आएगा 2, इसके बाद बी में 3, इसके बाद डी में 4 और डी में 1, 2 3 4 1। अब देखो ये पहला ही पहला ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो गया है। ऐसे थोड़ा सा जमा के इनको लिखना चाहिए। अगले पे चलते हैं। इनमें से एक पद में संधि और समास दोनों हैं। तो देखो ऐसे पदों में जब भी आते हैं ना ऐसे प्रश्न, तो उसमें आप हमेशा संधि ढूंढो, समास तो अपने आप होता ही है। संधि ढूंढो, और संधि कैसे ढूंढोगे, यहां संधि नहीं, यहां संधि नहीं, यहां संधि नहीं, यहां संधि नहीं। संधि कहां है, यहां, और यहीं पे समास भी अपने आप ही आपको मिल जाएगा। तो जब संधि और समास दोनों आपसे पूछ रहा हो तो आप ध्यान रखो, फोकस किस पर, संधि पर। संधि आपको विशेष रूप से बतानी है, समास अपने आप अक्सर होता ही है, ठीक है। तो आंसर 4 हो गया है। 8वां प्रश्न, डाक घर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे ना कि डाक घर जा रहे हो, तो आप जल्दी से डाक घर नहीं बोलते, आप बोलते हैं डाकघर। डाकघर गया था, डाकघर। कै को जल्दी में गे बोलते हैं हम लोग। तो ये इसका सही आंसर है, डाकघर। कहां है, ये रहा डाकघर, ऐसे हम बोलते हैं अक्सर जल्दी में। तो ये 2 इसका आंसर होगा, है ना, क्योंकि कै की जगह जल्दी में आधा गे बोलते हैं, स्वर लोप होता है। पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा। ये 3य श्रेणी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें पूछा गया था कि आखिर जो पृष्ठ है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ई उ शय के बाद तैथे ने आए तो उनको टैठे ने में बदलते हैं। तो थे को ठे में बदल दिया और शय पहले से आया हुआ है, तो पृष प्लस थे। कई बार विद्यार्थी ठे लिख देता है, ठे तो लिखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ठे तो बदलेगा, आएगा तो थे, पर थे में भी स्लेट वाला नहीं आएगा, षटकोण वाला आता है, ई उ शय। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 11वां प्रश्न, ओके। 12वें पे हम आते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है। नीरव, तथे, प्रतीप और सज्जीव। अब यदि यहां पर हम बात करें कि किसमें जो है संधि के नियम का पालन सही ढंग से नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे
ये एक तो सजीव है ना, ये डबल जे है। ऐसी स्थिति में अगर आप गौर करें तो ये तो शब्द प्लस जीव या सत प्लस जीव, तय दे के बाद जे आता है तो अगले का डबल हो जाता है। तथा एव से तथेव बन गया है और निहि प्लस रव से नीरव बना है। ओके, ऐसी स्थिति में ये जो है ना प्रतीप, यहां पे संधि नियम का सही पालन नहीं हुआ है, तो आपको आंसर जो है यहां पे 3 रखना है। ओके, चलिए अगला देखिए, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृ आज्ञा पित्राज्ञा ये ठीक है, अभिप्सा अभिप्सा ठीक है, स्नेह आविष्ट स्नेह आविष्ट ठीक है, अन्य प्लस उत्तर नहीं होता, अन्य प्लस इतर होता है। उत्तर होता तो ये अन्योत्तर बनता, ये अन्य प्लस इतर है और अन्य प्लस इतर है इसलिए ये अन्येतर है। अगर उत्तर लिख देते तो ये फिर अन्योत्तर बन जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में डबल तय है ये, तो यहां पे 4 हम आंसर रखेंगे। 14वें प्रश्न को देखिएगा, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहां पे क्या प्रॉब्लम है? समस्या यह है कि आप आत्म रखें या आत्मा रखें, बस एक ऑप्शन चूज करना होता है। यहां पे दिक्कत इतनी सी है कि आखिर आत्म रखें कि आत्मा रखें। ओके, तो देखो जो आनंद है ना वो आत्मा का है बेशक, लेकिन ये जो आत्मा का आनंद है ना, आत्मा को आत्मन भी कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आत्मा या आत्मन लिख देंगे तो ये दोनों ही सही ऑप्शन है यहां पर। और एग्जामिनर क्या करता है, विद्यार्थियों को गुमराह कर देता है आत्म लिख करके। आत्म नहीं है, शब्द आत्मा है, और आत्मा जब भी संधि के साथ जुड़ती है तो वो संस्कृत रूप में न लिखी जाती है। जैसे योगी का योगिन होता है ना, ऐसे बड़ी मात्रा छोटी हो जाती है। पक्षी का पक्षीन होता है, ऐसे आत्मा में माँ बड़ा है, ये छोटा हो जाता है, ए रह जाता है, आ का ए, पर न जुड़ जाता है उसके साथ। तो ये दोनों आंसर यहां पे सही है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, संस्कृत वाले इसको ज्यादा मानते हैं, पर है दोनों ठीक। ठीक, 15वें प्रश्न पे आ जाओ। 15वां प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? अब यहां पे प्रति प्लस ईक्षा, ये आपको याद रखना है कि जब भी क्षय से आधा पे ऐसे शब्द आते हैं तो आपको वहां पे अक्सर बड़ी मिलेगा, जैसे ईक्ष ईक्षण ईक्षणा ऐसे। तो यहां पे ईक्षा में ई बड़ा था, तो ये गलत हो गया है। बस यहां पे ये पहला ही पहला गलत हो गया है, बाकी और सब ठीक है। यथा इष्टि की जगह कई बार आपको इष्ट भी लिखा मिल सकता है, ये इष्टि या इष्ट दोनों चलता है, एक ही बात है ना। बाकी इष्ट लिखा हुआ है यहां पर। ये बड़े विवादित प्रश्न है जो मैं आपको समझा रहा हूं। 16वां देखिएगा, कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। महामात्य किसे बोलते हैं? महामात्य का मतलब हुआ महा प्लस अमात्य। तो महा प्लस अमात्य अगर हम लिखते हैं तो साथियों यहां पर यह गौर आपको करना पड़ेगा कि महा प्लस अमात्य अमात्य नहीं हो सकता। अमात्य शब्द नहीं है, मंत्री को अमात्य बोलते। अब आप सोचेंगे आ मिलके आ हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन शब्द तो अमात्य है, अमात्य मंत्री को बोलते हैं। बाकी भय प्लस आक्रांत कंटक आकीर्ण और भय आविष्ट या स्नेह आविष्ट ये सब सही है, अमात्य नहीं होता, अमात्य होता है। तो यहां पे आंसर 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वां प्रश्न, किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधि आदेश अध्यादेश, अभि आगत अभ्यागत, अधि अधीन अध्यधीन। अब बताइए, और अभि अर्थी अभ्यर्थी। अब देखिए, अधि प्लस अधीन से मिलके ए धै रह गया आधा, ई बदल गया आधे ये में, आधे ये में ए लगाओगे और धीन, तो शब्द बनेगा अध्यधीन, अध्यधीन।
और अध्यधीन की जगह हमने कर दिया अध्या। तो ये बहुत बारीक गलती है, इस पे आप पूरा गौर करें, ऐसा नहीं हो कि ये दिक्कत पैदा कर दे आपको, जल्दी में कोई गलती नहीं हो जाए, है ना। किस शब्द की संधि गलत है? अतः प्लस एव, अतएव, ये थोड़ी देर पहले भी आया था और इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। मम इतर, ममेतर, न बूढ़ा, न बोढ़ा, अक्ष उहिनी, अक्षोहिनी। गौर से देखिए 18वां प्रश्न के 4 ऑप्शन, और यहां पे आपको कुछ गलती मिली, एक बार गौर करिए, बहुत बारीक गलती है। क्या? ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये गुण संधि का अपवाद है, 2 मात्रा में कन्वर्ट हुआ है, पर ये अपवाद है, शुद्ध रूप है ये। यहां ममितर सममेतर, ये भी गुण संधि है, यहां पे बिंदी लगाई हुई है देखो, और यहां पे बिंदी नहीं लगाई हुई। कितनी सी गलती करी है। यहां पे टेठे डेडे वाला टे वर्ग का चौथा है, और यहां पे ये उच्छिप्त वर्ण है, तो बिंदी लगानी चाहिए थी, इतनी सी गलती है, इसलिए 4। तो केवल बिंदी को भी एग्जामिनर वॉच कर लेता है, केवल बिंदी को भी आधार बना के प्रश्न पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का, गौर से देख लो इस चीज को कि ये नब प्लस ऊढ़ा में बिंदी को आधार बना लेगा। दूसरी बात, जब उसको पता है कि ए और ऊ मिलके ओ हुआ है, तो उसने औ दे दिया। तो 2 गलतियां यहां पे उसने ढूंढी, पहली बिंदी नहीं लगाई, दूसरा औ दे दिया। ये बारीक गलतियां हैं, बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। ओके, 4 आंसर हो जाएगा। 19वां, परार्ध का संधि विच्छेद क्या है? अब यहां पे विद्यार्थी सोचता है कि मैं पर लिखूं या परा लिखूं, अर्ध लिखूं कि आर्ध लिखूं, ये दिक्कत आती है। ओके, अब आप याद रखना कि पर का मतलब दूसरों के लिए है, तो दूसरों के लिए पर आता है, परा नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे पर प्लस अर्ध, आर्ध नहीं हो सकता। हां, ये भी याद रखना, पहले ये जो है ना ऑप्शन, इसमें क्या आर्ध, आर्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? अर्ध और आर्ध, अगर ये दूसरे से संबंधित है तो अर्ध में ए लगाओ आप, अर्ध, इसमें ए लगाओ, ये बना आर्ध, और पर और लगा दो आगे से, तो ये बनेगा पर प्लस आर्ध, और ये बनेगा परार्ध। बिल्कुल, यहां पे 2 आंसर होगा साथियों, यहां पे आंसर 2 होगा, 2। आर्ध शब्द से बना है, अर्ध से नहीं है, आर्ध, ठीक है, न कि अर्ध, अर्ध नहीं आर्ध। तो यहां पे 2 आंसर सही होगा, परा नहीं हो सकता, होगा पर। लेकिन देखो अभी मैं ही यहां पे चूका कि पर आने के बावजूद भी इस बात पे प्रॉब्लम हो गई कि अर्ध लिखेंगे कि आर्ध लिखेंगे। आर्ध सही आंसर है, इसको गौर से पढ़ना, आप गलती हो सकती है आपसे वरना। अगला प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द संधियुक्त हैं? नीमड़ी, दुर्जन, निश्चल, साकार, सरोज, मयूर, मनोज, दिनेश, राजर्षि, नरेंद्र, प्रदोष, शंकुल। देखो, अगर इस प्रश्न में आप संयोग ढूंढ लो तो संधि ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। पहला है नीमड़ी, तो नीम से नीमड़ी देशज है, यहां पे संधि नहीं है। साकार में से आकार ठीक है, सरे जय ठीक है, मयूर में संधि नहीं है। मनोहे जय, मनोज, दिन ईश, दिनेश, राज ऋषि, इसमें तीनों में संधि है। ओके, और ये विसर्ग संधि है, मने प्लस जय, ये दिन प्लस ईश गुण संधि है, और ये भी गुण संधि है। और यहां पे नरेंद्र में गुण संधि है, लेकिन प्रदोष यहां पे कोई संधि नहीं है, ठीक है। समकुल में व्यंजन है, यहां पे गुण है, यहां पे विसर्ग है, से आकार यहां पे दीर्घ है,
दुहजन यहाँ पे विसर्ग है, नीचल यहाँ पे विसर्ग है, नीचल। तो आंसर यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि एक एक शब्द यहाँ पर बिना संधि वाले हैं। तो गौर से इसको करना कि यहाँ पे संयोग ढूंढना था। और ये देखिएगा प्रश्न, किस शब्द के सभी शब्द संधि रहित हैं? संधि है ही नहीं। तो चंद्रमा में तो नहीं है, लेकिन निरर्थक में निहि अर्थक यहां संधि है, तो ये तो नहीं हो सकता। सत्यार्थ, सत्यार्थ ये भी संधि है। कपाट, ललाट और दीपक ये तीनों बिल्कुल बिना संधि के हैं, संयोग है इनमें। से अम्ब से सांब, रेखांकित से रेखांकित, प्राण अंत से प्राणांत, पुरुषार्थ पुरुषार्थ, नर आंतक नरांतक और चरित अर्थ चरितार्थ। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप देखेंगे कि 2 आंसर हो गया है। रोज 8 बजे हमारी कक्षाएं होती हैं। रोज 8 बजे रोज आप हमसे लाइव जुड़िएगा। काव्यांग एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको, हमको, सबको परीक्षाओं में अटकाते हैं और इन पर पहले से प्रैक्टिस होना जरूरी है। रोज हमारे साथ जुड़िएगा। काव्यांग ऐप जो हमारा है, काव्यांग एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिएगा। बाकी आपसे सारी बातें कल होगी। बस मेहनत करो, घबराओ मत, और निश्चित रूप से आप विजेता बनोगे। आपको अपने मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपने अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा तो कॉन्फिडेंस को जीवित रखिएगा। जीवन जवानी का अजस स्वर्णिम इतिहास रचाता है। जिस और जवानी जाती है उस और जमाना जाता है। ये एक हवा का झोंका है, जीवन कागज की नौका है। संभल के चलना दोस्त मेरे, ये अंतिम जागृत मौका है, ये अंतिम जागृत मौका है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।